गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का लेसन 3 स्टार्ट किया जाएगा। इस चैप्टर का नाम ही उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा है। बच्चों, ये जो चैप्टर है आपके, ये 1990 के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को इंडिकेट करता हुआ चैप्टर है। हमारे देश के अंदर जो सामान्य रूप से चेंजेस मतलब भारतीय, जब हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था तो भारत जब स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद जो हमारे यहाँ नीतियाँ अपनाई गई थी उनका अध्ययन करने के बाद कुछ असफलताएं हाथ लग रही थी या कुछ कठिनाइयाँ आने लग गई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का ढांचा था हमारे देश में, लेकिन फिर भी हमारे देश में उतनी तेज़ी से तरक्की नहीं हो पा रही थी। हमारे देश में सरकारी उद्यम जो थे वो मतलब एक तरह से नुकसान में चल रहे थे। निजी क्षेत्र पर लाइसेंस जैसे तरीक़ों से कठोर नीतियों का पालन करवाया जा रहा था निजी क्षेत्र के अंतर्गत। तो मतलब औद्योगिक विकास भी नहीं हो पा रहा था, कृषि पर निर्भरता कम नहीं हो पा रही थी, बहुत सारी अनेक समस्याएं थी। इसके अलावा तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही थी, संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा था। कई कारणों से देश की सरकार को परिवर्तन करना पड़ा था अपनी आर्थिक नीतियों में, और उसी से रिलेटिव आपका ये चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं बच्चों परिचय से। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया था। सही है बात, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का ढांचा अपनाया गया था। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एक साथ ली गई थी। कुछ विद्वानों का तर्क था कि इन वर्षों में इस व्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम कानून बनाए गए कि इससे आर्थिक समृद्धि और विकास की समूची प्रक्रिया ही अवरुद्ध हो गई थी। अन्य विद्वानों का मत था कि भारत, जिसने अपनी विकास यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से वही आरंभ की थी जो बचत में समृद्धि और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार है तथा जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है, साथ ही कृषि उत्पादन की निरंतर वृद्धि द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो चुकी थी। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा था। सरकार अपने विदेशी ऋणों के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोल और आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा कोष, प्रत्येक देश की सरकार के द्वारा आयात की गई वस्तुओं के लिए मुद्रा कोष रखा जाता है, विदेशी मुद्रा कोष रखा जाता है रिजर्व में। वो जो रिजर्व था मुद्रा का, विदेशी मुद्रा का रिजर्व जो था, हमारे देश की सरकार के पास केवल 15 दिनों के लिए ही आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी अधिक गहन बना दिया था। सामान्यतः जो बाजार में बिकने वाली वस्तुएं थी उनकी कीमतों में लगातार तेज़ी से वृद्धि होती जा रही थी, जिसकी वजह से ये जो भुगतान था ये और भी संकट में आ गया था। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी अधिक गहन बना दिया। इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया था और इसने हमारी विकास रणनीतियों की संपूर्ण दिशा को ही बदल दिया। इस अध्याय में हम उस आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि, सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों पर उन नीतियों के प्रभावों पर विचार करेंगे। अब हम पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। ये जो हमारे वित्तीय संकट आया था, ये जो आर्थिक नीतियाँ प्रारंभ करने का समय आया था, उस समय ऐसी क्या परिस्थितियाँ हमारी अर्थव्यवस्था में हो रही थी जिसके कारण ये चेंजेस ज़रूरी हो गए थे। इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत 1980 के दशक में, 1980 के दशक से मतलब है 1980 से लेकर 1989 तक के बीच का समय। 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। अकुशल प्रबंधन से मतलब था
कि एडमिनिस्ट्रेशन जो था, हमारी जो सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन समझ लो, या अर्थव्यवस्था का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सही नहीं था। सामान्यतः प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार जो थी वो करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से ही फंड को जुटाती थी। जब आय व्यय से अधिक हो जाता है, नहीं सॉरी, जब व्यय आय से अधिक हो तो सरकार क्या करती है, व्यय इज़ ग्रेटर देन आय की कंडीशन हो तो सरकार क्या करती है, बैंकों से, जनसामान्य से या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने को बाध्य हो जाती है। मतलब उस घाटे को पूरा करने के लिए उस व्यय की आपूर्ति किसके माध्यम से की जाती है, ऋणों के माध्यम से की जाती है। और ये ऋण बैंक से भी ले सकती है, देश के जन सामान्य से भी ले सकती है, और इंटरनेशनल संस्थाओं से भी ले सकती है, फाइनेंस संस्थाओं से ले सकती है। इस प्रकार से वह अपने घाटे का वित्तीय प्रबंध कर लेती है। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डीलरों से भुगतान करना होता है, और ये कच्चे तेल और आदि के आयात के लिए हमें डॉलरों में भुगतान करना होता है, और ये डॉलर हम अपने उत्पादन के निर्यात के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। इस अवधि में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही थी, क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ रहा था। यही नहीं, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई थी। जब सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा भाग खर्च करना पड़ रहा था, तो यह स्पष्ट था कि इन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावनाएं नहीं थी। इसकी आवश्यकता थी कि सरकार अपने बचे हुए राजस्व का बहुत ही सोच विचार करके प्रयोग करे। बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक उद्यमों से अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा को उपभोग कार्यों पर ही खर्च कर दिया गया था। इस तरह की भारत में कंडीशन हो गई थी कि हमारे देश में सरकार के द्वारा जो विदेशी संस्थाओं से ऋण लिए गए थे उन्हें उत्पादक कार्यों पर खर्च ना करके बल्कि उपभोग कार्यों पर ही खर्च कर दिया गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि हम उन ऋणों को चुकाने के अंदर असमर्थ हो गए। इस प्रकार के अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया, ना ही निरंतर बढ़ते आयात के लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन पर ही पर्याप्त ध्यान दिया गया। 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया है कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने क्षीण हो गए कि देश की 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते थे। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। इतना ही नहीं, कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश करना नहीं चाहता था। उस स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, शॉर्ट में जिसे IBRD के नाम से जाना जाता है और जिसका दूसरा नाम विश्व बैंक है, उसे विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से भी जाना जाता है, का दरवाज़ा खटखटाया। उससे देश को $7 बिलियन का ऋण और उस संकट का सामना करने के लिए मिला था।
किंतु उस ऋण को पाने के लिए इन संस्थाओं ने भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगा दी, जैसे सरकार उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी और अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप को कम करेगी। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे। भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा भी कर दी। इस नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना और फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। इन नीतियों को दो उपसमूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहले नंबर पर थी स्थायित्वकारी उपाय और दूसरे नंबर पर थे संरचनात्मक सुधार के उपाय। ये बच्चों जो पहले नंबर पर स्थायित्वकारी उपाय थे ना, ये अल्पकालीन होते थे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था। सरल शब्दों में हम कहें तो इसका अर्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने की आवश्यकता थी। और जो दूसरी हमारी नीति थी संरचनात्मक सुधार की, वो दीर्घकालीन उपाय के रूप में हमारी थी। ये जो दीर्घकालीन उपाय थे, इनका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों की अनम्यताओं से मतलब जो विभिन्न क्षेत्रों में विषमताएं पाई जा रही थी, उन्हें दूर करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना था। भारत की जो इंटरनेशनल स्पर्धा से मतलब जो कंपटीशन की क्षमता थी, कैपेसिटी थी, उसको फिर से डेवलप करना था या संवर्धित करना था। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियों को प्रारंभ किया था। इनके 3 उपवर्ग थे। पहले नंबर पे उदारीकरण, दूसरे नंबर पर निजीकरण और तीसरे नंबर पर वैश्वीकरण। बच्चों आज के लिए इतना ही करेंगे हम, और ये जो बातें आपको इसके अंतर्गत लगती हैं नोट करने लायक, उसे आप अपने ज़रूर नोट कर लें डॉट बना के। एक तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको दूसरे शब्दों में हम विश्व बैंक कहते हैं, इसका शॉर्ट में नाम IBRD। आई का मतलब इंटरनेशनल, बी का मतलब बैंक, आर का मतलब रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शॉर्ट में IMF और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से। फिर इसके अलावा ये जो मेन हमारे टॉपिक इसमें आया है वो है 1990 में जो आर्थिक सुधार या 91 में जो आर्थिक सुधार लागू किए गए थे, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनके लागू करने के कारण क्या थे। वैसे तो आपके ये जो पृष्ठभूमि के अंतर्गत दिया हुआ है मैटर, ये सारा का सारा इसके अंदर पॉइंट बनाकर आपको लिखना है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा के कोष नहीं थे। फिर उस समय खाड़ी संकट था। खाड़ी संकट से मतलब है कि जिन देशों से हमारे भारत में कच्चे तेल का आयात किया जाता, वो देश उन देशों पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा दिया था। फिर इसके अलावा हमारा प्रशासन जो था, सरकार जो थी, उसमें स्थिरता नहीं थी, वो आए दिन चेंज हो रही थी। फिर इसके अलावा हमारे देश की सरकार जो थी, उसकी नीतियों के परिणाम स्वरूप दिन प्रतिदिन मुद्रास्फीति तेज़ गति से बढ़ रही थी और वस्तु कीमतों में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही थी। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जिन्होंने इन आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए जोर दिया था। कल हम पहला पॉइंट इसके अंतर्गत उदारीकरण का पढ़ेंगे। थैंक यू।